अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, समीकरण को सरल रूप में बदलना। ठीक है, अब हमने सारा सब कुछ समझ लिया कैसे उसको हल करते हैं। अब क्या है, बड़ी बड़ी जो इक्वेशन होती है उसको आप सिंपल फॉर्म में कैसे लाओगे। ठीक है, तो कैसे लाएंगे देखते हैं। चलिए इसका उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 6x+1/3 प्लस 1 बराबर x-3/6। अब क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे हम किसी एक कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई। अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो ये है क्या है, 6x+1/3 प्लस 1 और ये है x-3/6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका और इसमें देखो एलसीएम क्या आएगा, 6 है ना, तो हम दोनों इक्वेशन में कर देंगे 6 का मल्टीप्लाई। देखो कैसे करेंगे, 6 इंटू 6x+1/3 प्लस 1। ठीक है, और इसका कर देंगे 6 में वापस, और ये हो जाएगा 6 इंटू x-3/6। अब देखो क्या होगा। सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6x+1। ये तो ऐसा कैसे 3 से 3 डिवाइड करा, आंसर आया 1, और ऊपर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 3, 3 इंटू 1, तो ये 3 है ना, ये प्लस आ गया है ना, और ये हो गया 6, हो गया पूरा। ठीक, अब इधर देखो 6 से 6 कैंसिल और ये हो जाएगा x-3। यहाँ पे भी देखो 6 इंटू, ये देखो ये 3 1, चलो पूरा कर देते हैं। 6 इंटू 6x+1 + 3, तो ये हो जाएगा 4/3 बराबर x-3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6x+4 बराबर x-3। तो ये हो जाएगा 12x। ठीक है, ये हो जाएगा 12x प्लस 8, क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया और इसी का इसी में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x-3। ठीक, तो ये हो जाएगा 12x। अब माइनस एक्स कहाँ जाए, एक्स कहाँ जाएगा इधर, अब ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, और माइनस जैसा कैसे है, ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12x में से x गया तो कितना बचा, 11x बराबर माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 3 + 8 हो जाएगा 11, और बड़ी डिजिट किस में है, माइनस में, तो माइनस, और x बराबर हो गया -11/11। तो ये हो जाएगा x बराबर -1 आ गया उत्तर। ठीक है, ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, 5x - 2 इंटू 2x - 7 बराबर 2 इंटू 3x - 1 प्लस 7/2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5x माइनस, ठीक है, -2 इंटू 2x तो हो जाएगा -4x, -2 इंटू -7 तो हो जाएगा +14 बराबर 2 इंटू 3x तो हो जाएगा 6x, 2 इंटू -1 तो हो जाएगा -2 प्लस 7/2। ठीक है, अब क्या हुआ, 5x में से 4x गया तो बचा 1x प्लस 14 बराबर 6x - 2 प्लस 7/2। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल वेरिएबल को एक तरफ। ठीक है, तो x ये प्लस में है तो ये हो जाएगा -6x बराबर -2 प्लस 7/2, और 14 किस में है, प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, -14। ठीक है, अब ये हो जाएगा x में से 6x में
मतलब x में से 6x तो जाएगा नहीं, है ना, तो ये हो जाएगा -5/-5x बराबर। अब इसका लेंगे हम एलसीएम, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, एलसीएम लिया तो आया 2, 1 1 2 सा 2 और 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा -4, 2 से 2 गया 1, 1 इंटू 7 तो 7, माइनस 1 से 2 गया तो 2, 2 इंटू 14 तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। अब क्या हुआ, -5x बराबर, देखो -4 + 7, ठीक है, कितना हो जाएगा, -4 + 7 तो ये जो माइनस प्लस तो हो जाएगा माइनस, और 7 में से 4 गया तो 3, -28 ऐसा कैसे ही लिख दिया बाय 2, ठीक है, बराबर देखो -5x बराबर 3 में से 28 जाएगा नहीं, 28 में से 3 गया तो बचा 25, और बड़ी डिजिट किस में है, माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखो इधर सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, x बराबर -25/2, अब x -5 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो किस में हो जाएगा, ये इधर जाके हो जाएगा -1/5, तो आपका x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये हो जाएगा 5/2। आपके x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब क्या करना है, हमको इसको चेक करना है, ठीक है, हम चेक कैसे करेंगे, पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था, अभी इसमें कर देते हैं। LHS क्या है, 5x -2 इंटू 2x -7, है ना, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5/2 -2 इंटू 2 इंटू 5/2 -7, तो क्या हुआ देखो, 5 इंटू 5 तो हो गया 25, ठीक है, 25/2 माइनस, ठीक है, अब ये 2 ऐसा कैसे, 2 से 2 गया, 5 में से 7 गया तो -2, है ना, तो ये हो जाएगा क्या, 25/2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा +4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आया 2, तो ये हो जाएगा 25 प्लस, यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 1 और 1 से 2 गया तो ये हो जाएगा 8, है ना, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 33/, ठीक है, ये तो क्या आ गया, LHS। अभी देखो यहाँ पे कर लेते हैं हम RHS, कहाँ करेंगे, यहाँ कर लेते हैं RHS, है ना, RHS क्या है, RHS है 2 2 इंटू 3x -1 + 7/2, क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5/2 -1 + 7/2, देखो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15/2 -1 + 7/2, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 15, अब देखो इसमें नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1, है ना, तो एलसीएम क्या आया 2, एलसीएम आ गया 2, है ना, तो 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1, और 1 इंटू 15 तो 15, है ना, 1 से 2 को डिवाइड किया 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा +7/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू क्या हो जाएगा 13/2 + 7/2, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बचा, फिर बचा 13 + 7/2, तो ये हो जाएगा 2, एलसीएम आया 2, फिर ये हो जाएगा 1, तो 1 से 2 गया तो 2, और 2 इंटू 13 तो हो जाएगा 26 + 7, तो ये हो जाएगा क्या 7 + 33/2। अब देखो LHS भी वही, RHS भी वही, मतलब ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। आया समझ, ठीक है, पिछला जो उदाहरण है ना उसको भी आप इसी तरीके से LHS बराबर RHS करके देखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब है उदाहरण 18, ये क्या बोल रहा है, हल कीजिए x+1 बाय 2x+3 बराबर 3/8। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसका सिंपल हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक, या फिर करो फिर 2x मतलब इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे,
इसका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें। देखो 8 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर, देखो 3 इंटू 2x प्लस 3, हो गया ना, बहुत आसान। अब देखो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। देखो 8 इंटू एक्स तो ये हो गया 8x, 8 इंटू 1 तो ये हो गया 8, 3 इंटू 2x हो जाएगा 6x, और 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 9। अब देखो क्या हुआ, अब भाई वेरिएबल वेरिएबल को साथ में और कांस्टेंट कांस्टेंट को साथ में, तो ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा -6x बराबर 9, ये प्लस में इधर हो जाएगी माइनस में, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6x, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 9 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 1। अब क्या है, 2 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1/2। आंसर आ गया आपका 1/2। अब देखो, अब क्या करो, इसको चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, चेक करेंगे। LHS बराबर क्या होगा, x प्लस, है ना, देखो x प्लस 1/2x प्लस 3। अब देखो क्या हो गया, x क्या है, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 3। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया 2 से एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3/2, और ये क्या हो गया 4, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा करना पड़ेगा ना, चलो पूरा कर देते हैं, तो हो जाएगा 3/2, है ना, बाय 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2, और ये ऊपर लट जाएगा, इंटू हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा क्या, 3/2 इंटू 4, 8। ठीक, अब देखो RHS को देखते हैं। अरे RHS तो है ना, RHS क्या है, 3/8। ठीक है, मतलब 3/8 और 3/8, LHS बराबर RHS, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला उदाहरण समझते हैं। ये क्या कह रहा है, अनु और राज की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 4:5, है ना। ठीक है, अनु और कोई राज है, उनका वर्तमान आयु का रेशियो है 4:5, और 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5:6। तो अब क्या हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा कि अनु की आयु कितनी हो जाएगी, अनु की आयु हो गई 4x। ठीक है, राज की आयु कितनी हो गई, राज की आयु हो गई 5x। ठीक, अब 8 वर्ष बाद, है ना, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या होगा, उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 8 वर्ष बाद मतलब उसकी उनकी जो उम्र है उसमें क्या कर देंगे, 8 का योग कर देंगे, है ना, 4x प्लस 8। ठीक है, और राज की 5x प्लस 8। ठीक है, अब क्या होगा देखो, प्रश्नानुसार क्या हो गया कि इन दोनों की उम्र का अनुपात कितना है, 5:6 है ना, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8 बाय 5x प्लस 8 बराबर मिल गया 5/6। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, अब कर देंगे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 6 इंटू 4x प्लस 8 बराबर 5 इंटू 5x प्लस 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
6 इंटू 4x, तो ये हो जाएगा 24x। 6 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 48। 5 इंटू 5x, तो ये हो जाएगा 25x। प्लस 5 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 40। अब क्या हो गया, 48 प्लस 40 इधर हो जाएगा -40 में, 25x ये हो जाएगा इधर -24x। आपको क्या मिल गया, 8। ठीक है, बराबर 48 में से 40 गया तो क्या बचा 8, और 25 में से 24 गया तो बचा x। तो आपको क्या मिल गया, x बराबर 8। ठीक है, मतलब अनु की आयु कितनी हो गई, अनु की आयु हो गई 4x। मतलब 4 इंटू 8 बराबर 32। और राज की आयु कितनी हो गई, 5x। 5 इंटू 8 मतलब 40। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो 32/40 ये तो हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, क्या होगा, 4x प्लस 8 है ना, 4x प्लस 8 और 5x प्लस 8। अब देखो 4x क्या है, 32 प्लस 8, और 5x क्या है, 40 प्लस 8। तो ये क्या हो गया, 40/48 है ना। तो ये हो जाएगा 5/6। हो गया रेशियो सही है ना। हमको क्या मिल रहा था, 8 साल बाद 5:6 रेशियो मिल रहा था, तो मिल गया हमको, मतलब हमारा आंसर क्या है, वो सही है। ठीक है, अब चलिए अब इसको दोहराते हैं जो जो हमने पढ़ लिया, उपरोक्त सभी अवधारणा। ठीक है, अभी मतलब आपको चैप्टर पूरा समझ आ गया होगा, सारी हमने जो समीकरण है वो भी हल कर लिए हैं। अब इसको हम दोहरा लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक बीजीय समीकरण एक समता है, मतलब एक बीजीय समीकरण में क्या होगा, इक्वालिटी होगी। क्या होगा, इक्वालिटी होगी। ठीक है, जिसमें चर विद्यमान होगा। ठीक है, चर भी जरूरी है, मतलब कोई भी बीजीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, बीजीय जो समीकरण है उसमें एक चीज तो होगी इक्वालिटी, दूसरी चीज होगी उसमें वेरिएबल। ठीक है, मतलब ये थी, और यह प्रकट करती है कि समता के चिन्ह एक ओर वाले व्यंजक का मान दूसरे ओर वाले व्यंजक के मान के बराबर होगा, जो हम अभी इतनी देर से प्रूव ही कर रहे हैं कि मतलब जो एलएचएस होगा और जो आरएचएस होगा वो क्या होगा, बराबर। ठीक है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, एक तो इक्वालिटी भी होगा, ठीक है, और वो दोनों बराबर भी होंगे, और यहाँ पर वेरिएबल भी होगा, मतलब जिसमें चर विद्यमान होगा, क्योंकि तभी तो हम पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, रेखिक समीकरणों में एक चर व्यंजक है जो समीकरण बनाते हैं, उसमें एक ही चर का प्रयोग होता है। अब देखो रेखिक समीकरण में एक चर व्यंजक है जो समीकरण बनाता है, तो इक्वेशन पूरी किसके हिसाब से बनती है, एक चर के हिसाब से, तभी तो वो क्या कहलाती है, रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण में एक ही चर होगा। ठीक है, और इसमें अतिरिक्त ये सभी समीकरण रेखिक है, अर्थात प्रयोग किए गए चर की अधिकतम घात क्या है, एक। ठीक है, कहीं भी आपने एक भी प्रश्न देखा जिसमें हमने किसी भी वेरिएबल के, जैसे x बराबर x की घात हमने 2 लगा दी, x की पावर 2 लगा दी हो, या x की पावर 3 लगा दी हो, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं हुआ। ठीक है, मतलब अभी तक हमने जो भी किया ये रेखिक समीकरण के थे, और जो भी प्रयोग किए गए वो चर की अधिकतम घात एक ही होती है। एक रेखिक समीकरण का हल कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है, मतलब रेखिक समीकरण का हल जरूरी नहीं है कि आपको नेचुरल नंबर मिले या होल नंबर मिले, नहीं, कोई भी परिमेय इंटीजर मिले, अब वो क्या है, पूरी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, मतलब
रैशनल नंबर, है ना। आपको समझ आ गया, रेखिक समीकरण में एक चर व्यंजक हो जो समीकरण बनाते हैं उसमें एक ही चर का प्रयोग होता है, और इसके अतिरिक्त ये समीकरण रेखिक होते हैं, अर्थात किए गए चर की अधिकतम घात एक थी। ठीक है, अब एक रैखिक समीकरण का कोई भी हल परिमेय संख्या ही हो सकती है। ठीक, ये सब हमने समझ लिया है, पर इसको क्या हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशन के दोनों पक्ष में रेखिक व्यंजक हो सकते हैं। समीकरण हमने कक्षा और छठी और सातवीं में सीखे, उसमें किसी पक्ष में केवल संख्या ही होती है। मतलब क्या है, समीकरण में हमने क्या देखा था कक्षा छठी और सातवीं में, कि उसमें एक पक्ष में क्या थी, सिर्फ संख्याएं थी। यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों पक्ष में इक्वेशंस चल रही थी, ठीक है, और हम उसको क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। ठीक, अब संख्याओं की भांति चरों को भी हमने क्या करा, पक्षांतरित किया। पहले तो हमने क्या किया, सिर्फ शुरुआत में हमें एक ही तरफ मिला, ठीक है, एक ही तरफ क्या मिला, वेरिएबल मिला, एक ही तरफ हमें चर मिला। पर फिर बाद में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हम इसको सॉल्व करना सीखते गए, तो फिर थोड़ा सा क्या हुआ, फिर दोनों तरफ आ गया, फिर दोनों तरफ को हमने सॉल्व किया। फिर हमने क्या किया कि मतलब एलएचएस और आरएचएस में कांस्टेंट को भी ट्रांसफर किया और वेरिएबल को भी। ठीक है, मतलब हमने ट्रांसपोर्टेशन दोनों का हुआ, ठीक है, मतलब ट्रांसपोज कहाँ हुआ, दूसरे पक्ष में भी पक्षांतरित हुआ। प्राय समीकरण बनाने वाले व्यंजकों को उसको हल करने से पहले सरल बना लिया जाता है। आरंभ में कुछ समीकरण रेखिक नहीं होते। देखिए अब क्या हुआ, जो पहले समीकरण बने ना उसको हल करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको सिंपल कर देते हैं। ठीक है, और सारे जो समीकरण है शुरुआत में रेखिक नहीं होते, वो जो बाद के हमने एग्जांपल देखे थे ना, जैसे मैंने एक वो एग्जांपल था, वो x+1 और यहाँ पे 3x+ ऐड करके ऐसा कुछ करके। अब इसमें देखो ना, आप इसकी और इसकी देखो, इस पे क्या हो जाएगी, जैसे अब इसको देखो, अब इस पे क्या घात आ जाती है, -1, है ना। तो ऐसा मतलब कि आरंभ में कुछ समीकरण रेखिक नहीं होते, लेकिन क्या होगा कि दोनों पक्षों को उपयुक्त व्यंजनों और से गुणा करके रेखिक समीकरण के रूप में बदला जा सकता है। जो हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, इधर से उधर करने से क्या हुआ था, फिर उसको हमने किसमें चेंज किया था, लीनियर इक्वेशन में चेंज किया था। ठीक है, उपरोक्त सभी अवधारणा रेखिक सभी समीकरणों की उपयोगिता उनके विविध अनुप्रयोगों में है। मतलब हमने इतना सब कुछ पढ़ा किसके लिए, ताकि हम बहुत आसानी से, कभी कोई हमें बताए कि इसका वो इतना 10 साल पहले वो ऐसा था तो ऐसा था, तो हमने क्या करा, उसके अनुप्रयोगों का इस्तेमाल किया, है ना। उसकी जो मतलब लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन का मेन जो यूज है वो क्या है, उसके एप्लीकेशंस में ही है। ठीक है, संख्या, आयु, परिमाप, मुद्रा के रूप में प्रयोग होने वाले सिक्कों व नोटों पर आधारित अनेक प्रकार की समस्या रेखिक समीकरणों का उपयोग करके हल की जा सकती है, जो हमने अभी तक हल की है, कितनी सारी ही हल की है। ठीक है, चलिए, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।